जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही मज़ेदार एयरफोर्स की। ये एक ऐसी एयरफोर्स है जिसने ठान ली है कि वो इस दुनिया के सारे बड़े देशों की फाइटर जेट्स उड़ाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की और इंडोनेशियन एयरफोर्स की। यार, इंडोनेशिया ना एक बहुत ही मज़ेदार कंट्री है। इनके पास करीब 17,000 आइलैंड्स हैं और ये ऐसे दो ओशंस के ऊपर बिखरी हुई है। स्टार्ट होती है ये इंडियन ओशन से, यानी कि हिंद महासागर से, और ऐसे जाके ये पहुंचती है पैसिफिक ओशन में। तो इंडोनेशिया के जो 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 टापू हैं, इनके जो इनके आइलैंड्स हैं, उस पे बहुत सारी मैरीटाइम टेरिटरी और बहुत सारी एयर स्पेस कवर होती है। इसके अंडर बहुत सारी आती है। तो नेचुरली इंडोनेशिया का ये मानना है कि उनको अपनी डिफेंस, बेसिकली अपनी नेवी और अपनी जो एयरफोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और उन्होंने अपनी वायुसेना यानी कि जो एयरफोर्स है उसको मजबूत और तगड़ा करने के लिए जो उन्होंने कुछ कदम लिए ना, वो बहुत ही अनोखे और अद्भुत हैं। और इसीलिए इंडोनेशिया को देखना, उनको समझना, उनकी एयरफोर्स कैसे अपने आप को बना रही है, उसमें ना मेरे को बड़ी रुचि है और मेरे को बड़ा रोमांच आता है। स्टार्ट करता हूँ इंडोनेशियन एयरफोर्स से। देखिए, इनके पास करीब 30,000 सिपाही हैं, यानी कि पायलट्स हैं, एयरमैन हैं, लॉजिस्टिक्स का क्रू है, एटीसी में जो जो ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सब मिला के करीब 30,000 इनकी वायुसेना में हैं। और इंडोनेशिया की जो वायुसेना का जो मोटो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, वैसे तो इंडोनेशिया इस दुनिया की मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुसलमान किसी देश में हैं तो वो इंडोनेशिया में है। लेकिन फिर भी इनकी जो वायुसेना है उसका जो मोटो है वो है स्वा भुवाना पक्सा, यानी कि विंग्स ऑफ द मदरलैंड। अब ये स्वा भुवाना पक्सा संस्कृत से लिया गया है। क्यों? क्योंकि एक समय था जब इंडोनेशिया एक हिंदू राष्ट्र था, यानी कि यहाँ अधिकतर से ज़्यादा लोग हिंदू थे। अब धीरे धीरे इस्लाम आया और फिर जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता गया तो हिंदू कम होते गए। अब किन चुन के बस बाली पे ही रह गए हैं। लेकिन इंडोनेशिया ने अपना जो पुराना हिंदू कल्चर था, जो ट्रेडिशंस थे, वो पूरी तरह नहीं खोए हैं, नहीं ना ही गंवाए हैं। वहाँ अभी भी रामायण होती है, वहाँ अभी भी मंदिर हैं, और वहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों के नाम हिंदू नाम हैं, जबकि वो होंगे मुसलमान। तो आप यही सोचिए ना, इनकी जो वायुसेना है, वैसे तो देश पूरा मुसलमान देश है, लेकिन फिर भी इनकी जो वायुसेना का मोटो है। तो आज मैं इंडोनेशिया की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, इंडोनेशिया ने एक नई डील साइन की है चाइना के साथ। चीन से इंडोनेशिया खरीदने वाला है 42 यानी कि 42 J-10, और इस पूरी डील का जो कॉस्ट है वो है $9 बिलियन, यानी कि एक जेट इंडोनेशिया को पड़ेगा $214 मिलियन के लिए। अब ये 42 J-10 की जो डील है जो चाइना के साथ की है $9 बिलियन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़े समय पहले ही इंडोनेशिया ने 42 रफाल की डील फ्रांस से की थी, और वो 8 बिलियन में थी, यानी कि 1 बिलियन पूरा कम में उनको रफाल मिल रहे थे। और रफाल J-10 से ज़्यादा बेहतर जहाज़ है, उसमें 2 इंजन हैं, उसकी एवियोनिक्स, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी मशीनरी सब कुछ बेटर है, उसकी वेपन सिस्टम्स बेटर हैं। तो इंडोनेशिया को ये सही में डील अच्छी पड़ी है या उनको चाइना ने कहीं चूना लगाया है? आज मैं इसी विषय पे थोड़ा विस्तार में जाके बताता हूँ। देखिए, इस डील के बाद इंडोनेशिया दूसरा ऐसा देश हो गया है जो चाइना का J-10 खरीद रहा है। पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने करीब 20 खरीदे थे, और ये इमरान खान के समय पे हुआ था। जब इमरान खान पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला के J-10 की डील करी थी। और अब इंडोनेशिया ऐसा दूसरा देश हो गया है जिसको चीन अपना J-10 फाइटर जेट बेचेगा। लेकिन इसमें ना, इस डील में मेरे को कुछ बड़ा अलग सा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपने J-10 खरीदे, टोटल 25 खरीदे, वो उनको पड़े $76 मिलियन पर जेट के। और यहीं पे इंडोनेशिया जब ज़्यादा जेट खरीद रहा है, यानी कि 42 खरीद रहा है,
तो उन्हें 214 मिलियन पर जेट में मिल रहा है। अभी ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए फाइटर जेट्स की डील में ऐसा होता है कि अगर आप कम जेट्स लेंगे ना तो आपको हर जेट पे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा मशीनरी लगेगी, उतने ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे, तो कम नंबर के लिए बनेंगे ना तो ज़्यादा वो महंगा हो जाता है। लेकिन अगर आप 100 की जगह अगर आप 200 250 जहाज़ लो ना, तो वो जो मशीन बनाने की जो प्लांट्स हैं, जो पूरा सिस्टम है, जो सप्लाई चेन्स है ना, वो लंबे टाइम तक चलती है, तो ओवर टाइम उसका खर्चा कम हो जाता है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया जब ये 42 जेट ले रहा है तो उनको पाकिस्तान से ये पर जेट सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि इंडोनेशिया पाकिस्तान की तरह गरीब नहीं है। अगर आप दोनों की डील कंपेयर करें तो पाकिस्तान ने जो 25 J-10 खरीदे वो एकदम बेयर बोन्स खरीदे, मतलब उसमें ज़्यादा उन्होंने एवियोनिक्स नहीं डलवाए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं डलवाए, रिसीवर्स, वार्निंग सिस्टम्स, अलग अलग चीज़ें नहीं डलवाई। इंडोनेशिया जो 42 खरीद रहा है वो पूरे अपने इकोसिस्टम के साथ खरीद रहा है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, पाकिस्तान को पता था उनको ये जेट्स क्यों खरीदने हैं। उनको ये जेट चाहिए था ताकि उनको PL-15 नाम की एक मिसाइल जो है वो मिल जाए चाइना से। PL-15 एक एयर टू एयर मिसाइल है जो जहाँ J-10 जैसा फाइटर जेट उसको फायर करके दुश्मन के फाइटर जेट को, दुश्मन के हेलीकॉप्टर को या किसी भी विमान को शूट डाउन कर सकता है 100 से 150 किलोमीटर तक की रेंज में। और ये पाकिस्तान ने इसलिए ख़रीदे ताकि अगर कभी आगे जाके हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन हो, एयर टू एयर कॉम्बैट हो, तो उसमें ये PL-15 मिसाइल काम आ सकती है। तो उनको बाकी हथियारों से मतलब ही नहीं था पाकिस्तान को, उनको चाहिए था सिर्फ PL-15, तो उन्होंने वो ले लिया। इंडोनेशिया को PL-15 तो मिल ही रही है, जैसे कि AAM यहाँ लिखा है, एयर टू एयर मिसाइल तो मिल ही रही है, गाइडेड बॉम्ब्स भी मिल रहे हैं, चाइना से एंटी शिप मिसाइल्स भी मिल रही हैं, ट्रेनिंग म्यूनिशन भी मिल रहा है। तो मतलब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, तो उनको पैसे बचाने थे, तो उन्होंने क्या किया, भाई हम सिर्फ वही हथियार लेंगे जिससे हम दुश्मन का सिर्फ जेट शूट डाउन कर सके। इंडोनेशिया का पैसे का खेल है नहीं, उनके पास पैसा है, तो वो सोच रहे हैं कि यार मिसाइल्स तो ठीक है लेकिन बाकी हथियार भी तो होते हैं, मतलब बॉम्ब्स होते हैं, अलग टाइप के ग्लाइड बॉम्ब्स होते हैं, लॉन्ग रेंज बॉम्ब्स होते हैं, फिर स्टैंड ऑफ वेपन्स होते हैं कि आप 200-300 किलोमीटर दूर से मार दो, एंटी रेडार वेपन्स होते हैं, एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं। तो इंडोनेशिया को ना पूरा पैकेज चाहिए। अब बात करते हैं जहाज़ के दिल पे, यानी कि इंजन। तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडोनेशिया दोनों को ही WS-10 इंजन मिलेगा, जो J-10 के साथ आता है, और WS-10 चाइना खुद बनाती है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे भी थोड़ी कंजूसी की, उनको सिर्फ कम स्पेयर्स मिल रहे हैं। इंडोनेशिया यहाँ लंबा सोच रहा है, लॉन्ग सप्लाई चेन में इन्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ को लाएगा, सेटअप करवाएगा, उनका इकोसिस्टम बनवाएगा। तो इंडोनेशिया इसीलिए उसमें भी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। फिर ट्रेनिंग में पाकिस्तान ने बस अपने पायलट चाइना में भेजे थे, ट्रेन करवा के उड़वा के वही जहाज़ वापस ले आए। इंडोनेशिया अपने देश में सिमुलेटर सेटअप करवा रहा है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काम आएगा। तो ये इंडोनेशिया बेसिकली चाइना के साथ हाथ मिला रहा है बड़े लंबे खेल के लिए। पाकिस्तान हाथ मिला रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी। तो ये हो गई इंडोनेशिया की J-10 डील और पाकिस्तान की J-10 डील का कंपैरिजन। अब मैं बात करता हूँ कि इंडोनेशिया की जो एयरफोर्स है वो मुझे इतनी अद्भुत और रोमांचक क्यों लगती है। क्योंकि ये ऐसी एयरफोर्स लगती है जो किसी छोटे बच्चे की तरह हो, कि इसको आप किसी भी खिलौने की दुकान में ले जाओ, टॉय शॉप में ले जाओ, और इसको जो टॉय पसंद आए ना वो सब उठा के घर ले जाती है। और इनका जो एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री है वो आप देखिए, स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट की, वो बिल्कुल ऐसी ही है। इंडोनेशिया ने कोई ऐसा देश छोड़ा ही नहीं जिससे उन्होंने फाइटर जेट्स नहीं खरीदे। तो स्टार्ट करते हैं उनके पास अभी क्या है। इंडोनेशिया के पास F-16 हैं जो उन्होंने US से खरीदे थे, ठीक है। उनके पास Su-30 और Su-27 है जो उन्होंने रशिया से खरीदे थे। उनके पास रफाल है जो उन्होंने फ्रांस से खरीदे हैं। उन्होंने 2 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील कर रखी है, एक है TAI कान जो उन्होंने तुर्की के साथ कर रखी है, और एक है KAI KF-21। अब ये KF-21 डील की है उन्होंने साउथ कोरिया के साथ, जिसमें वो पार्टनरशिप में है।
यानी कि अंत में जाके ये एयरक्राफ्ट दोनों देश का मिली भगत का माना जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं। इंडोनेशिया के पास थोड़े फंड्स कम पड़ रहे हैं, उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी जा रहा है। और अब इस सब में उन्होंने सोचा कि यार कौन सा ऐसा देश रह गया है जिससे हमने अभी तक जेट नहीं खरीदे हैं। तो उन्होंने सोचा यार चाइना को तो हमने अभी तक कुछ नहीं दिया है बिजनेस। तो अब जाके उन्होंने चाइना के J-10 खरीदे हैं, 42 J-10। और इसीलिए मेरे को लगता है कि यार ये कितनी अद्भुत एयरफोर्स है। मतलब इन्होंने सबको ही खुश कर रखा है कि अच्छा आपसे भी हम थोड़ा लेंगे, आपसे भी हम थोड़ा लेंगे, आपसे भी हम थोड़ा लेंगे, आप सब खुश रहो, हमारी एयरफोर्स में दम रहनी चाहिए बस। लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज बिल्कुल होंगे जो इनको सॉल्व करने होंगे। और अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच में जो भिड़ंत है वो इनको बिल्कुल अफेक्ट होगी। इसमें से कोई अगर जेट इनका है जो सबसे सेफ़ है ना, वो रफ़ाल ही है। क्योंकि देखो फ्रांस इन सब में आता नहीं, फ्रांस का खुद का इंजन है, फ्रांस के खुद के वेपन्स हैं, तो वो सब तो मिल जाएगा। अभी दूसरे नंबर पे आ गया चाइना। जिस दिन अमेरिका का मूड बना तो वो चाइना की सारी एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगा देगा, सैंक्शंस लगा देगा, फिर इंडोनेशिया को दिक्कत होगी। तीसरा आया रशिया। अभी रशिया से अगर कोई हथियार लो तो क्योंकि अमेरिका अभी रशिया के ख़िलाफ़ है तो आप पे काटसा सैंक्शंस लग जाएंगे। तो इंडोनेशिया ने इसलिए सोचा कि यार अब रशिया से और नहीं खरीदते। फिर हुआ तुर्की। अभी तुर्की से ले तो लिया है, लेकिन वो जो कान जेट है उसमें जो इंजन है वो तो अमेरिकन है, जनरल इलेक्ट्रिक का ही है, GE का। अब जिस दिन उनका मन किया कि नहीं भैया इनकी दुकान बंद करो तो GE इंजन बंद हो जाएगा, फिर से वही बोल देंगे सप्लाई चेन इश्यूज़। साउथ कोरिया पे आते हैं, वो भी स्टेल्थ फाइटर जेट, उसका भी इंजन कहाँ का, GE का। आगे जाके अगर एक टाइम ऐसे आया कि अमेरिका ने बोला कि भाई साउथ कोरिया आपको अपना प्लान बंद करना होगा, आप हमारे ही F-35 ले सकते हो, तो KF-21 भी वहीं ख़त्म, क्योंकि उसका इंजन तो सिर्फ US के पास है ना। तो इंडोनेशिया के लिए सबसे सेफ़ अभी फ्रांस है और उसका रफ़ाल है, और सेकंड पे आता है चाइना और J-10, क्योंकि J-10 का भी इंजन जो है वो चाइना खुद बनाता है। अब वो J-10 का जो इंजन है WS-10 वो उतना अच्छा नहीं हो जितने वेस्टर्न इंजन्स हैं, शायद उतना अच्छा भी नहीं हो जितना रशियन इंजन है जिससे वो कॉपी होके बनाए। लेकिन कुछ भी हो, है तो चाइनीज़ इंजन ही ना, चाइना के पास उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, पूरी अथॉरिटी है। और यहाँ इंडोनेशिया के साथ हाथ मिला के ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मेरे को जियोपॉलिटिकल साइंस दिख रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया का मैप है और ये मैंने ट्विटर से यानी कि X से लिया है। इसमें दिख रहा है कि कौन से उनके अभी करंट फाइटर स्क्वाड्रन हैं और कौन से आगे आने वाले हैं। तो इसमें जो लाल डॉट्स हैं ना, ये हैं जो आगे जाके बनने वाले हैं। और ये मेरे को लगता है कि यार थोड़ा भारत को ना इस चीज़ को लेके सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी हो, अगर सबसे ईस्ट वाला ले लें, चलो इसका नाम है पेकन बारू अगर आगे जाके J-10 का फाइटर बेस बनता है तो चाइना तो वहाँ आके बैठ जाएगा। वो अपने पूरे सेंटर्स लाएंगे, अपनी लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन्स लाएंगे, उनका क्रू आएगा, उनके पायलट्स आएंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी नेवी आएगी। तो ले दे के इंडोनेशिया का जो ईस्टर्न एयरबेस है यानी कि पेकन बारू, जो यहाँ आचे प्रोविंस में है, ACEH, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आचे प्रोविंस, वहाँ अगर चाइना आ गया तो यार भारत को खतरा है, क्योंकि ये वही मुंह है जो एकदम अंडमान में जाके खुलता है। ये जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, आचे प्रोविंस और ऊपर मलेशिया, ये बीच में जो सी जा रहा है ये है मलाक्का स्ट्रेट। यही स्ट्रेट है जो चाइना को थोड़ा दबा के और डरा के रखता है, क्योंकि चाइना की सारी शिपिंग यहीं से जाती है, चाइना का सारा तेल यहीं से आता है। और इस स्टेट का मोस्टली जो कंट्रोल है ना, वो भारत कभी भी कर सकता है, क्योंकि हमारी नेवी वहाँ बड़े तादाद में डिप्लॉयड है। लेकिन अगर वहाँ चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा पेकन बारू में, तो चाइना को थोड़ा, एक तो वहाँ नज़र मिल जाएगी कि वहाँ क्या चल रहा है, ऊपर से उनकी इंक्रीज मिलिट्री एक्टिविटी हो जाएगी, उनके पास बहाना हो जाएगा यहाँ बार बार शिप्स भेजने का, और अपने जो तेल लेके जो शिप्स आ रही हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट्स लेके जो शिप्स आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी गारंटी देना। तो एक तरीके से मेरे को लगता है कि इस चीज़ में भारत को थोड़ा सोचना चाहिए। अब ये एक्चुअल में ऐसा ही होगा क्या, पेकन बारू में ही चाइना का J-10 जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई से भी बेस पे जा सकता है, क्या पता
जो इंडोनेशिया के नॉर्दर्न बेसेस हैं जो चाइना के पास हो, शायद वहीं जाके बन जाए ताकि चाइना के लिए ईजी हो जाए। तो इसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचिए मत, ये मैं बस एज अ स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकली कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो चाइना के लिए तो ये एक अच्छी बात हो गई कि पहले एक पाकिस्तान उनका कस्टमर था, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा लोग सीरियस नहीं लेते थे। अब इंडोनेशिया आ गई है तो ये एक सीरियस कस्टमर हो गई है। इंडोनेशिया आ गई है तो बाकी देश भी अब सोचेंगे, जैसे कि छोटे देश हैं, जैसे कि इजिप्ट है जो सोच रहा है। कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि अफ्रीका में कुछ देश सोच रहे हैं कि चाइना का J-10 ले ले। तो चाइना का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली उनकी जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, उसको थोड़ी और अब अथॉरिटी मिल गई है, उनको थोड़ा और सपोर्ट मिल गया है। तो चाइना को अब अपना J-10 बेचना और ईजी हो जाएगा और शायद उसको आगे जाके 3-4 साल में और मार्केट्स भी मिले। लेकिन इसमें एक देश है जिसको और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चाइना से J-10 ज़रूर ख़रीद लिया है और सस्ते में उनको मिला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जहाज़ सही में सस्ता ही है। चाइना ने ये जेट्स उनको लोन पे दिए हैं और कंसेशंस के साथ दिए हैं, यानी कि ये लोन आपको एक इतने समय तक चुकाना होगा, अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपको ये चीज़ हमको देनी पड़ेगी। एक ये पेमेंट सिस्टम था और दूसरा उन्होंने एक बार्टर सिस्टम किया था और उसकी डिटेल्स कभी शायद बाहर आएंगी नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स में काफ़ी मेंशन्ड है। अब क्या बार्टर होता है, ये बार्टर तो बड़ा सिंपल से मैं समझा दूं कि एक टाइम जब होता था, जब जब पैसे और रुपए नहीं होते थे, आप एक दूसरे को सामान दे के अपनी नीड्स पूरी करते थे। जैसे अगर मेरे पास 1 किलो चावल है और आपके पास 1 किलो गेहूँ है और मेरे को गेहूँ चाहिए, तो मैं आपको चावल ऑफ़र करूँगा, अगर आपको सही लगा तो आप ले लो और आप मेरे को दे दो। तो जहाँ पैसे ना लगे, बार्टर, एक दूसरे को चीज़ें देना। तो चाइना ने बार्टर यूज़ किया है। अब क्या पाकिस्तान ने गिव अप किया है और क्या चाइना को दिया था इन जेट्स के लिए, ये कुछ नहीं पता, इसीलिए जेट्स उनको सस्ते में मिले। लेकिन यहाँ आगे जाके शायद पाकिस्तान को एक थोड़ा सिल्वर लाइनिंग है इसमें, और वो मैं अभी बताता हूँ क्यों। देखिए, पाकिस्तान को जब भी फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ी है, और बड़े जो देश हैं जैसे कि रशिया ने तो उनको हमेशा मना किया है। एक टाइम पे फ्रांस उनको जेट्स देता था, जैसे कि मिराज दिए हैं जो अभी भी उड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद फ्रांस ने भी देना मना कर दिया। फिर आया अमेरिका। अमेरिका ने सालों साल तक पाकिस्तान को बहुत सारे जेट्स दिए, F-86 सेबर दिया, उसके बाद F-16 दिया। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया जब अमेरिका ने कहा यार बहुत दे दिया तुम लोगों को, मतलब तुम तो सिर्फ ये जेट्स का करते तो कुछ हो नहीं, और जो पैसे तुम्हें आते हैं वो तुम टेररिज्म में लगा देते हो। तो पाकिस्तान को अमेरिका ने भी देना बंद कर दिया। लास्ट में जाके पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और आर्मी ने ऐसा प्लान बनाया कि यार हम ऐसा करते हैं कि उम्मा के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बाकी इस्लामिक देशों में जाते हैं और उनसे जेट्स सेकेंड हैंड मांगते हैं। और ये कोई अभी उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। देखिए, एक टाइम पे ईरान ने पाकिस्तान को F-86 जेट्स दिए थे, और ये उनको बहुत स्पेसिफिक टाइम्स पे दिए थे, 1965 और 1971, जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई चल रही थी। ऐसे ही जॉर्डन ने पाकिस्तान को F-104 जेट्स दिए थे 1970s में अर्ली। आप यही समझ लीजिए 1971 की लड़ाई के आसपास। फिर 2014 में जॉर्डन ने पाकिस्तान को अपने F-16 जेट्स दिए। सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान को F-86 जेट्स दिए थे 1971 की लड़ाई में। टर्की ने, यानी कि तुर्की ने, हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उनको ड्रोन्स तो देते ही हैं, TB2 बेरख्तार दिया है, अकिंजे बेरख्तार भी दिया है, और अब तुर्की ने पाकिस्तान को ये भी बोला है कि जो कान स्टेल्थ फाइटर बनाएंगे वो पाकिस्तान को वो बेच देंगे। उल्टा वो तो ये बोलते हैं कि ये पाकिस्तान और इस्लाम का स्टेल्थ फाइटर है। तो इस सब में देखिए इंडोनेशिया का क्या रोल आता है। देखिए, इंडोनेशिया भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो उनका काफ़ी वज़न है इस्लामिक दुनिया में। तो कभी आगे जाके अगर पाकिस्तान को जेट्स की ज़रूरत पड़ी और उनको कोई नहीं बेच रहा, जैसे कि अभी ऐसा हो गया है कि वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं, तो चाइना को तो आग लगेगी ही। और क्या पता ऐसे ही चलता रहा और पाकिस्तान US को भी खो दे और चाइना को भी खो दे, और उन्हें जेट्स चाहिए हों, तो वो इंडोनेशिया से डील बिल्कुल कर सकते हैं। यही J-10 जेट्स जो इंडोनेशिया ले रहा है वो पाकिस्तान उनसे सेकेंड हैंड खरीद सकता है, क्योंकि उनके पायलट्स को ऑलरेडी J-10 की ट्रेनिंग होगी, उनके पास J-10 का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे स्क्वाड्रन्स होंगे, वहाँ ऑपरेशंस करना उनके लिए ईजी होगा।
तो जैसे पाकिस्तान ने पहले कभी F-86 दूसरे देशों से लिया, कभी F-16 दूसरे देशों से लिया, आगे जाके वो शायद इंडोनेशिया से J-10 भी खरीद सकता है। इसीलिए इंडोनेशिया की ये जो J-10 डील है ना, इस पे वैसे तो ऊपर ऊपर से लगेगा कि हाँ ठीक है, इंडोनेशिया बस एक और देश से हथियार खरीद रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा अलग है यहाँ पे मामला। और यहाँ पे भारत को अभी तो इंस्टेंटली तो शॉर्ट रन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके देखना होगा कि और कितना चाइनीज़ J-10 जेट कहाँ कहाँ बिकेगा, और कितने कितने इसके हब्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ कहाँ चाइनीज़ अपने एयरमैन को भेजेंगे, अपने पायलट्स को भेजेंगे, कहाँ कहाँ वो ट्रेनिंग के लिए पैसा लगाएंगे, और कौन कौन से देशों में जोग्राफिकली ये जेट्स उड़ेंगे। क्योंकि इस सब में ना देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं होती। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, खरीदने वाले का भी एक रीज़न होता है और बेचने वाले का भी रीज़न होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।